Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter, Forest our lifeline. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले फॉरेस्ट हमारे लिए कितने एसेंशियल हैं, कितने जरूरी हैं, वो हमारी लाइफलाइन कैसे होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना चाहिए, फॉरेस्ट को किन किन चीजों से खतरा है, फॉरेस्ट इतने कम क्यों हो गए हैं, हम डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं, हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, किस तरीके से हम पेड़ पौधों को जंगलों को बचा सकते हैं, उसके बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। Chapter 12, Forest Our Lifeline. So, students, we will learn some topics in our chapter. Forest, dependence of animals on plants, wildlife in a forest, importance of forest, food chain, destruction of forest, dependence of plants on animals, vegetation in a forest, and last, conservation of forests. इन सब टॉपिक्स को हम अपने चैप्टर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद फॉरेस्ट। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट क्या होता है? एक फॉरेस्ट एक लार्ज अनकल्टिवेटेड लैंड होता है जहाँ पे जो घिरा रहता है, कवर रहता है बहुत सारे पेड़ से और भी वेजिटेशन टाइप से। बच्चों, बहुत सारे टाइप के वेराइटी ऑफ ट्रीज आते हैं, केन्स आते हैं, श्रब्स आते हैं, ग्रासेस आते हैं, बुशेस आती हैं या हार्बिशियस प्लांट्स आते हैं जो अपना आप नेचुरली ही जंगलों में ग्रो हो जाते हैं। उसे हम क्या मिलके बनाते हैं? वो सारे एक फॉरेस्ट। तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ स्पैन होती है, जो कई सालों तक भी लिव करते हैं, जैसे बायोटिक कम्युनिटी होती है जिस जहाँ पे ट्रीज होते हैं और भी वेजिटेशंस होते हैं, वो सारे क्या बनाते हैं? कैनोपी बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट बच्चों बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट होता है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लिव करते हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, ये सारे कहाँ पे रहते हैं? जंगलों में ही रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं फॉरेस्ट एक ऐसा लार्ज एरिया होता है जो थिकली कवर्ड रहता है, किससे? पेड़ पौधों से, ट्रीज से, श्रब से, हर्ब से, जो प्रोवाइड करवाता है फूड और शेल्टर वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को। तो स्टूडेंट, जो ऐसे कुछ ट्राइब्स होते हैं वो अब भी क्या करते हैं? फॉरेस्ट के पास रहते हैं और नेचर के पास रहते हैं। फॉरेस्ट हमें बहुत सारी थिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो हमारे लिए एक नेचुरल एसेट है, हमारे लिए एक इमेंस वैल्यू रखते हैं, हमारे लिए बहुत इसेंशियल होते हैं, हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। बच्चों, एक हमारा फॉरेस्ट एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें टिम्बर, वुड, फ्यूल, बैम्बू, ये बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉरेस्ट हमें सिर्फ खाने की चीजें ही प्रोवाइड नहीं करवाते बल्कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करवाते हैं। फॉरेस्ट को हमने थ्री टाइप के लेयर्स में या थ्री लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट आता है क्रोन, सेकंड आता है कैनोपी एंड लास्ट आता है अंडर स्टोरेज। बच्चों, जो आपकी अपर मोस्ट ब्रांचेस होती हैं, टॉल टॉल लंबे लंबे ट्रीज की जो अपर मोस्ट ब्रांचेस होती हैं, वो एक रूफ की तरह काम करती हैं ग्राउंड के लिए, वो क्या बनाती है? कैनोपी फॉर्म करती हैं। जो आपकी लेयर्स होती है ब्रांचेस की, जो ट्रंक में से निकलती है, वो एक क्रॉन बनाती है जिसे हम ताज कहते हैं। और जो वेजिटेशन जो उस क्रोन के नीचे ग्रो करती हैं, जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, जैसे हम श्रब्स कह सकते हैं, उसे हर्ब्स कह सकते हैं, वो हमारे अंडर स्टोरी कहलाती हैं। जो आपका डिवीजन होता है फॉरेस्ट का, वो हमने फॉरेस्ट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है, वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। फॉरेस्ट इज derived from a Latin word foris, which means out of doors. About one fifth of the geographical area of India is covered with forest. बच्चों, जो फॉरेस्ट हमें ये लेटिन वर्ड से लिया गया है फॉरेस्ट से, जिसका मीन्स होता है आउट ऑफ डोर्स, यानी कि घर के बाहर। और हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया का वन फिफ्थ एरिया फॉरेस्ट ने ही कवर कर रखा है। अब हम देखते हैं कि हमारे जियोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। फॉरेस्ट कवर अबाउट बच्चों 3.9 बिलियन हेक्टर हमारे जो लैंड सरफेस है अर्थ का, वो नेचुरल फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, उसने कवर कर रखा है। जैसे कुछ कंट्रीज है, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यहाँ पे बहुत घने जंगल हैं, बहुत बहुत घने पेड़ हैं। जो फॉरेस्ट यहाँ पे कवर कर रखा है उसने 20.55% जियोग्राफिकल एरिया कवर कर रखा है इंडिया का। कम से कम बच्चों 12.68% यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घने जंगल है। और इसका मेन एम होता है कम से कम वन थर्ड यानी 33% जो हमारा लैंड सरफेस होता है वो हमारा फॉरेस्ट से ही कवर है। जो फॉरेस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे अवेलेबल है। एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हम कह सकते हैं, जो ड्राई प्लेस पे पाए जाते हैं। जो नेचुरली ग्रोइंग फॉरेस्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि कहीं पे ज्यादा है, कुछ रीजन्स पे बहुत कम है। अगर हम एस्टिमेट रेंज लगाएं तो 80% जो आपका इंटेक्ट फॉरेस्ट है वो 15 कंट्रीज में फैला हुआ है। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ही कम फॉरेस्ट एरिया है, जैसे इजिप्ट, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इराक, वहां पे 1% से भी कम फॉरेस्ट एरिया है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे अल्जीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इसराइल, सिंगापुर, मंगोलिया, वहां पे भी बहुत कम फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा फॉरेस्ट का एरिया बता दिया कि हमारे फॉरेस्ट ने इनकी कितना जियोग्राफिकल एरिया अर्थ का कवर कर रखा है और किन किन प्लेसेस पे।
नेक्स्ट आता है, अब हम कुछ देखते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। और जो ट्रीज़ जो होते हैं फॉरेस्ट में वो एक टिपिकल पैटर्न से बने हुए होते हैं, कुछ बड़े-बड़े होते हैं, घने होते हैं, जायंट होते हैं, टॉल ट्रीज़ होते हैं, जो उनकी टॉप लेयर्स होती हैं, उनकी जो टॉप लेयर्स होती हैं वो फॉलो हो ही रहती हैं छोटे-छोटे श्रब से और टॉल ग्रासेस से। या हर्ब्स क्या फॉर्म करते हैं, उनकी लोएस्ट लेयर फॉर्म करते हैं जिसे हम अंडर स्टोरी कहते हैं। जो सबसे ऊपर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कैनोपी कहते हैं, उसके बाद क्रोन आती है एंड लास्ट आती है अंडर स्टोरी। जो ट्रीज़ जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सीड से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। बच्चों जो ज़्यादातर जो ट्रीज़ हैं वो सीड से ही तो उगते हैं। जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है वो क्या करता है, सीड को जर्मिनेट करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। इसके दौरान ही उसके नीचे अंडर स्टोरी जो हर्ब्स और श्रब्स हैं वो ग्रो करते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं सीडलिंग और सैपलिंग में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ और प्लांट्स और एनिमल्स फाउंड किए जाते हैं अलग-अलग जंगलों में अपने अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है वो आपको ज़्यादातर डार्क लगता है कि वहाँ पे सनलाइट नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती बच्चों कि वहाँ पे कैनोपी फॉर्म हुई रहती है जिसकी वज़ह से जो सन की रेज़ है वो अंदर तक ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती। बस वहाँ पे ड्राई लीव्स होती है, सूखी पत्तियाँ होती हैं, एनिमल के ड्रॉपिंग्स होते हैं, कुछ एनिमल्स के डिके होते हैं, फ्रूट, सीड्स, ट्विग्स यही सब देखने को मिलता है। ये सारा हमारा डिकिंग मैटर होता है जिसकी वज़ह से वहाँ की जो ग्राउंड होती है, मॉइस्ट होती है और वार्म होती है। फॉरेस्ट होता है बच्चों ज़्यादातर डेंस होता है, घना होता है, वहाँ पे बहुत कम ही सनलाइट पहुँच पाती है और रेन भी बहुत कम ही पहुँच पाती है। तो स्टूडेंट्स आगे जो आपका सॉइल है वो हेल्प करता है फॉरेस्ट को ग्रो करने में, चेंज करने में, अपने एटमॉस्फेयर को रीजनरेट करने में, ये सारा मदद करता है सॉइल ही। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अभी हमने पढ़ा है कि फॉरेस्ट कैसे-कैसे ग्रो करते हैं, फॉरेस्ट कहाँ-कहाँ पे हैं। अब हम इनकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। बच्चों जो फॉरेस्ट है वो आपकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करता है। बच्चों कैसे मेजर रोल प्ले करता है, जो हम ज़्यादातर अपनी बेसिक नीड्स के लिए फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है। खाने के लिए, कपड़े के लिए, शेल्टर के लिए हम फॉरेस्ट पे डिपेंड है। फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे फूड रिसोर्सेज मिलते हैं। कुछ हमें फूड रिसोर्सेज कौन-कौन से मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, मेडिसिन्स हो गए। कुछ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमें कौन-कौन से होते हैं, हमें पेड़-पौधों से लकड़ी मिलती है। उस जो लकड़ी होती है वो हमारा रॉ मटेरियल होता है जिससे हम अपने फर्नीचर बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, वर्क प्लेसेस बनाते हैं। बुक्स, न्यूज़पेपर के लिए पेपर जो वो मिलता है हमें वुड पल्प से ही मिलता है, वो हमें भी फॉरेस्ट से ही मिलता है। जो पैकेजेस हम करते हैं फूड के लिए, कोई भी हम अदर मटेरियल को पैक करते हैं वो किससे बना होता है, पल्प से ही बना होता है। बच्चों फॉरेस्ट के जो यूजेस हैं कभी खत्म नहीं होने की, फॉरेस्ट हमारे लिए कितना एसेंशियल है उसे हम डिस्कस करते हैं आगे अपने पॉइंट्स में। सबसे पहले आपका पॉइंट आता है कि जो ट्री होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, प्योरीफाई करते हैं आपकी एयर को। वो क्या करते हैं, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब करते हैं और प्योर एयर यानी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और जिसके द्वारा सब जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं। आप देखते हैं कि जो लार्ज पैच होता है फॉरेस्ट का वो मेंटेन करता है क्लाइमेटिक बैलेंस को, कि जो आपका मौसम है ना ज़्यादा बारिश हो रही है, ना ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं तो उनका एटमॉस्फेयर मेंटेन रहता है। सेकंड पॉइंट आता है आपका, जो फॉरेस्ट होता है वो अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी करता है, वाटर साइकिल को रेगुलेट करने का काम भी करता है, क्योंकि बच्चों जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं ग्राउंड वाटर को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। जब वो उनकी लीव्स एब्ज़ॉर्ब करती हैं ग्राउंड वाटर को, फिर वो ट्रांसपिरेशन करती है, मतलब कि वाटर को वाटर वेपर में बदल देती हैं, फिर वाटर वेपर वो एटमॉस्फेयर में जाकर क्लाउड्स का फॉर्म लेते हैं, फिर उस क्लाउड से बारिश आती है। इसी तरीके से ये वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं, फिर जब वो बारिश आती है फिर दोबारा वो रूट्स में स्टोर हो जाता है वाटर, इस तरीके से ये वाटर साइकिल चलती रहती है। इस तरीके से बच्चों पेड़-पौधे भी मदद करते हैं रेनफॉल को लाने में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो फॉरेस्ट है वो हमारे बायोडायवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का घर होता है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ पाई जाती है। नेक्स्ट आता है, फॉरेस्ट हमारे सॉइल को इरोड होने से, इरोजन होने से, खराब होने से बचाते हैं। जो ट्रीज़ होते हैं वो सॉइल की अपर लेयर को बाइंड करके रखते हैं, क्योंकि सॉइल की अपर लेयर में ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिससे प्लांट्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं या लिव करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आपका, फॉरेस्ट आपको फ्रूट्स देते हैं जैसे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, कोकोनट, ये सारे फ्रूट्स क्या करते हैं, फ्रूट्स हम ईट करते हैं, कुछ एनिमल्स इन फ्रूट्स को ईट करते हैं और हम लिव करते हैं। बच्चों जो ट्रीज होते हैं वो प्योरीफाई करने के काम आते हैं सॉइल को भी। वो सॉइल को प्योरीफाई कैसे करते हैं, फॉरेस्ट एक ऐसा नेचुरल एब्जॉर्बर भी कहा गया है रेन का। जैसे जो हमारी सॉइल को प्योरीफाई कैसे करते हैं, वो सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसे न्यू न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल रीजनरेट करती है और हमारे वाटर टेबल मेंटेन रहती है। बच्चों कुछ ऐसे रूरल एरियाज होते हैं जहाँ पे वुड तो एक इम्पोर्टेंट फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। खाना पकाने के लिए लकड़ियों को जलाया जाता है, तो वहाँ पे गाँव के इलाकों में, रूरल एरियाज में वुड को एज अ
फ्यूल यूज किया जाता है। जो फायरवुड होता है जिसमें कम मॉइस्चर होता है, कम नमी होती है, उसे ही लोग यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं कुकिंग के लिए। वो क्योंकि आसानी से जल जाता है। वो जो चारकोल होता है वो रूरल पीपल यूज करते हैं एज अ फ्यूल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉरेस्ट के कितने फायदे हैं, हम आगे पढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। जो पुराने समय में जब दवाइयाँ नहीं होती तो जो फिजिशियंस होते थे इन मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करते थे और इससे ही डिजीज को ट्रीट करते थे, क्योर करते थे। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें कुछ प्लांट्स जैसे नीम, आंवला, यूकलिप्टस, एलोवेरा, ये सारे मेडिसिन का यूज किया जाता है। जो एलोवेरा आज तो वर्ल्ड वाइड मतलब कि सारे ही पूरी अक्रॉस दी वर्ल्ड वो एलोवेरा को यूज कर रहे हैं एज अ मेडिसिनल वैल्यू स्किन ट्रीटमेंट के लिए। कुछ मलेरिया प्रिवेंटिव मेडिसिन है जो क्यूनाइन, वो एक इंकोना ट्री से ही बनाया जाता है। ये सारी जो हमारी दवाएं ही हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे वनीला, लियोन ग्रास, केवरा, यूकलिप्टस, ये हमें क्या देते हैं, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स प्रोवाइड करते हैं। इस एसेंशियल ऑयल से हम क्या बनाते हैं, मेडिसिन, दवाइयाँ बनाते हैं, सोप्स बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स की चीजें बनाते हैं या कन्फेक्शनरी की चीजें बनती हैं। तो आगे देखते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जैसे बैम्बू, लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है, ये रबड़ के बनाने के लिए यूज किया जाता है। रेजिन्स, रेजिन से हम क्या बनाते हैं, वार्निश या पेंट बनाते हैं। ये सारा सामान हमें किससे मिलता है, मटेरियल ये हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। जो फाइबर जिससे हम क्लोथ बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, बैग बनाते हैं, ये सारी चीजें हमें इसके लिए रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से ही मिलता है बच्चों। कुछ ऐसे कॉमन फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन, फ्लैक्स, जूट, लाइनन, ये सारे हमें ट्रीज से ही मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे आपके ट्रीज की इतनी बहुत सारे फायदे हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते। आप टिल द बर्थ और टिल द एंड ऑफ द योर लाइफ अगर आप देखेंगे तो ट्रीज के कितने सारे फायदे हैं जो आपने ट्रीज से लिए हैं। ये आपको कुछ ट्री की इमेजेस दिखा रखी है बैम्बू की, और कलेक्टिंग रबर फ्रॉम ट्री, कि कैसे ट्री से रबर को कलेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक डिपेंडेंस ऑफ प्लांट ऑन एनिमल्स, कि कैसे जो प्लांट्स, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स पे डिपेंड है। अभी हमने पढ़ा कि हम फॉरेस्ट पे डिपेंड है, अब पढ़ते हैं कि प्लांट्स कैसे एनिमल्स पे डिपेंड है। बच्चों, खाली एनिमल्स ही डिपेंड नहीं है प्लांट्स पे, बल्कि प्लांट्स भी डिपेंड होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए एनिमल्स पे। तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं एनिमल्स प्लांट्स की? फर्स्ट आता है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि जो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलता है प्लांट्स को? एनिमल्स से ही तो मिलता है, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो वो प्लांट्स उसे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर पॉलिनेशन। बच्चों, पॉलिनेशन कैसे करते हैं एनिमल्स? बच्चों, एनिमल्स कैसे पॉलिनेशन करते हैं? कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे हमिंग बर्ड हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बटरफ्लाई, हनी भी, वो करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मीन्स होता है सीड का डिस्पर्सल करना, एक जगह से ले जाके सीड दूसरी जगह छोड़ देना, जिसकी वजह से न्यू प्लांट्स को ग्रोथ करना। तो जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए फ्लावर्स के ऊपर सेट करते हैं, फिर वो पॉलन ग्रेन्स उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, लग जाते हैं। फिर जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो वहां पे वो पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं उस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, जिसके थ्रू वो सीड क्या करता है, पॉलिनेट कर पाता है। इस तरीके से वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं एनिमल्स ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट आता है डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। जो प्लांट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं एनिमल्स के ऊपर, कि एनिमल्स ही क्या करते हैं, उनकी सीड्स को कैरी करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और उनके फ्रूट्स को भी इसी तरीके से वो कैरी करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे बच्चों प्लांट्स होते हैं जो अब्सॉर्ब करते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से। वो सॉइल में मिनरल्स आते हैं कहाँ से, न्यूट्रिएंट कहाँ से आते हैं? जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है किसी भी एनिमल का, वही सॉइल में जाके मिक्स हो जाता है, जो एक ऑर्गेनिक मैटर बनता है। और वही ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, जो प्लांट की रूट्स होती है वो अब्सॉर्ब करती हैं और उससे वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो इस दौरान जो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, और उस डेड एनिमल के डिकम्पोजिशन से ही वो उस उनकी बॉडी को क्या बना देते हैं, एक मैन्योर मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही ऑर्गेनिक मैटर से ही प्लांट ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स। अभी हमने पढ़ा कि प्लांट एनिमल पे डिपेंड है, अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल प्लांट पे डिपेंड है। एनिमल कैसे प्लांट पे डिपेंड है वो हम देखते हैं। फर्स्ट आता है एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, कि एनिमल्स को खाना किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो खाने के लिए एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। क्या करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं और वो एनिमल्स को प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ ऐसे स्मॉलर एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं। कुछ ऐसे बिगर एनिमल्स होते हैं जो स्मॉल एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं, उनकी फ्लैश को ईट करते हैं। वो डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली तो प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर ही अपने शेल्टर को बनाते हैं, वहीं पे वो लिव करते हैं। जैसे बर्ड्स, वो अपना शेल्टर कहाँ बनाती है, प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर ही बनाती है। जैसे स्पैरो, क्रो, वुडपेकर, वो क्या करती है, अपने जो नेस्ट होते हैं वो ट्रीज के ऊपर ही बनाती है।
नेक्स्ट आता है जो एनिमल्स, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उन्हें शेड में रहना ही पसंद होता है, वो शेड में ही सर्वाइव कर पाते हैं, छाँव में ही सर्वाइव कर पाएँगे और उन्हें बारिश से, हीट से बचने के लिए वो ट्रीज़ के अंदर रहते हैं। बच्चों ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उन्हें ट्रीज़ चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आता है जो एनिमल्स जो होते हैं उन्हें ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करवाता है? प्लांट्स ही प्रोवाइड करवाता है। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो वो ऑक्सीजन कौन देता है? हम प्लांट्स ही देते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? हमसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं? हमें रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। इस तरीके से एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेन, चेन क्या होती है? एक सिस्टम होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट रहता है। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करता है और फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म थर्ड ऑर्गेनिज्म को ईट करता है। इस तरीके से आपकी फूड चेन चलती रहती है कि वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। इसको हम एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। फर्स्ट, जैसे आपका ग्रास, क्या ग्रास प्रोड्यूसर होता है, ग्रास को कौन खाता है? डियर। डियर को कौन खाता है? टाइगर। इस तरीके से फूड चेन चलती रहती है। सेकंड, हम देख सकते हैं प्लांट, प्लांट को कौन ईट करता है? रैट। रैट को कौन ईट करता है? स्नेक। स्नेक को कौन ईट करता है? ईगल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये फूड चेन है कि ग्रास इज ईटन बाय द ग्रास होपर एंड देन ग्रास होपर इज ईटन बाय द फ्रॉग एंड फ्रॉग इज ईटन बाय एन स्नेक एंड स्नेक इज ईटन बाय एन ईगल। इस तरीके से आपकी फूड चेन चलती रहती है। ये पूरी क्या होती है? आपकी फूड वेब होती है, फूड साइकिल होती है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट कर रहा है। तो इस तरीके से आपका इकोलॉजिकल बैलेंस में मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फूड वेब। फूड वेब क्या होता है बच्चों? ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि जरूरी नहीं है कि ग्रास को सिर्फ ग्रास ऊपर भी ईट करे। ग्रास को हमने देखा डियर भी ईट करता है, ग्रास ऊपर भी ईट करता है। तो ऐसा कोई भी आपके एक थिंग हो सकती है जिसको, जो डिपेंड करता है दो से या तीन ऑर्गेनिज्म उस पर डिपेंड करते हैं, उसको ईट करते हैं। तो ये क्या होता है? आपको एक फूड वेब क्रिएट करता है कि एक ऑर्गेनिज्म पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं अपनी सर्वाइव के लिए या अपने फूड के लिए। तो उसे हम फूड वेब कहते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, इससे एक फूड वेब बन जाती है। इस फूड चेन या फूड वेब की इंपॉर्टेंस क्या है उसे हम देखते हैं। बच्चों बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे, कि जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज ज्यादा नहीं हो जाए, इसलिए फूड चेन का होना या फूड वेब का होना बहुत जरूरी है। बच्चों जब आप सोचेंगे, आप सोचिए, लेट करिए कि अगर लायन डियर को ईट नहीं करेगा तो इससे तो डियर की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। जब डियर की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उन्हें ज्यादा ट्रीज की जरूरत पड़ेगी, वो ज्यादा पेड़ पौधों को खाएंगे। इस तरीके से वो अगर ज्यादा पेड़ पौधों को खाएंगे तो हमारी अर्थ पे से जो ट्रीज है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो बच्चों अगर ट्रीज कम हो गई तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? इस तरीके से हमारा पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये पूरी हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए एक स्पीशीज की पॉपुलेशन ज्यादा ना हो जाए, इसलिए ये इकोलॉजिकल बैलेंस नेचुरली बनाया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करता है जिससे कि किसी की भी स्पीशीज की पॉपुलेशन ज्यादा ना हो जाए। ये फूड चेन हमारी हेल्प करती है मेंटेन करने में, किसको, किसकी बैलेंस को मेंटेन करने में? नेचर और नेचर के ऑर्गेनिज्म के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है, जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रैपिडली ग्रो ना करे, रैपिडली डिक्रीज ना करे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जल्दी से कम भी हो गए इससे भी हमें नुकसान होगा। अगर बच्चों लाइन खत्म हो गई तो फिर डियर को कौन ईट करेगा? तो हमारे बीच की जो साइकिल है वो टूट जाएगी। इस तरीके से बच्चों ये पूरी हमारी साइकिल जरूरी होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज हमारी कम भी नहीं होनी चाहिए और कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज हमारी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपको डायग्राम शो कर रखा है फूड वेब का। नेक्स्ट आता है आपका बिट्स एंड बाइट्स। Forests have always been popular for outdoor activities like hiking, camping, fishing, sightseeing and boating. बच्चों आपको पता है फॉरेस्ट तो बहुत पॉपुलर होता है। अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना होता है, आउटडोर एक्टिविटी करनी होती है तो आप फॉरेस्ट में जाते हैं, हाइक करते हैं, कैंपिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, साइट सीइंग देखते हैं या बोटिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है वेजिटेशन इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में किस टाइप की वेजिटेशन ग्रो की जाती है? कुछ वेजिटेशन ऐसी होती है जो नेचुरली ही ग्रो करती है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है फॉरेस्ट क्या है? यूजुअली डेंस होता है, घना होता है बहुत। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं। नेचुरली हम देखे जा सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं जो आसपास देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट में। जो इसकी लोअर मोस्ट वेजिटेशन लेयर होती है जहाँ पे छोटे छोटे से प्लांट्स ग्रो करते हैं, लंबे नहीं होते, उन्हें हम श्रब्स, कट उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। श्रब्स उसकी सेकेंड लेयर होती है। सबसे पहले लोअर लेवर को हमारी कौन सी आती है? हर्ब्स आती है। उससे ऊपर श्रब्स आते हैं। बच्चों जो हमारे टॉल ट्रीज होते हैं वो एक लास्ट लेयर बनाते हैं जिसे हम अपर मोस्ट लेयर कहते हैं, जिसे हम कैनोपी कहते हैं, जिसे हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। जो हमारी साल, टीक, सी
टीमल, शीशम, नीम, बैम्बू, कचनार, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं जो हमारे जंगलों में ही पाए जाते हैं, जिनकी इमेजेस आपको गिवन भी है। ये टीक की है, नीम की, साल की एंड शीशम की। बच्चों, जो आपके ब्रांची पार्ट होता है ट्री का, जो स्टेम के ऊपर होता है, उसे हम क्रोन कहते हैं, जो ब्रांचेस निकली रहती हैं। जो ट्रीज की जो क्रोन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। बच्चों, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो ग्रो करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में करते हैं। मतलब कि पहले वो आपने देखा होगा ट्रायंगल का लेयर फॉर्म करते हैं जो रेन फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं। अगर आप उसे ऊपर से देखेंगे तो जो उसकी सारी ब्रांचेस होती है सारे ट्रीज की, वो ऐसे अपीयर करती हैं जैसे कि वो ग्राउंड के लिए रूफ तैयार कर रही हो, मतलब छत तैयार कर रही हो। उसी छत को हम क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। कैनोपी एक डेंस सीलिंग होती है जो किससे बनी हुई होती है, ट्रीज के क्राउन से बनी हुई होती है, और जो एक दूसरे के इतने क्लोज होती है कि जिससे वहां पे सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती ग्राउंड तक। बच्चों, जो कैनोपी के नीचे क्या लाई करते हैं, अंडर स्टोरेज लाई करते हैं वेजिटेशन, जिससे हम श्रब्स और हर्ब्स कहते हैं, वो कैनोपी के नीचे ही ग्रो करते हैं। जो अंडर स्टोरेज छोटे छोटे ट्रीज होते हैं जैसे श्रब्स वाइन्स, वो इसके नीचे ही ग्रो करते हैं। और ये बच्चों प्लांट वहीं पे ग्रो कर पाएंगे, अगर हम इसे खुले में ग्रो करेंगे तो ये ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि शेडेड एरिया में ही ग्रो कर पाते हैं। जैसे कुछ क्रीपर्स क्लाइंबर्स होते हैं, वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, इन्हीं ट्रीज के ट्विनिंग में ही ग्रो करते हैं। यहाँ आपको शेप दिखा रखे डिफरेंट क्राउन शेप ऑफ ट्रीज। ये आपको कैनोपी की इमेज दिखा रखी, कैनोपी एंड अंडर स्टोरी इन फॉरेस्ट, जो आपको ये छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं शर्ब्स और हर्ब्स से, ये कैनोपी के अंदर ही ग्रो करते हैं। जो लीव्स होती हैं ट्रीज की वो इतनी डेंस होती हैं कि इतनी घनेदार होती है कि उसके अंदर से जो सन की लाइट रेज है वो एंटर नहीं कर पाती, ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो फॉरेस्ट का एरिया है, आप देखते होंगे जंगल ज्यादातर कैसे होते हैं, वो डार्क होते हैं, अंधेरे अंधेरा होता है वहां पे और शेडी होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं फर्न्स और मोसेस, वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर पे ही ग्रो करते हैं, और वो उन्हें शेडेड रीजन में ही रहने की आदत होती है। वो शेडेड रीजन में ही ग्रो करेंगे, अगर वहां पे सनलाइट पहुंचेगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है वो डार्क होता है, अंधेरा होता है, वहां पे कूल होता है, ठंडक होती है, क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती। और वहां पे डेड और डिकेइंग लीव्स होती है जो ट्री को ग्रो करने के लिए उसे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, और एज अ फूड सर्व करती है ट्री को ग्रो करने के लिए। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो उसकी बाक में और ट्रंक में रहते हैं ट्रीज के, जिससे वहां पे उन्हें फूड भी मिलता रहता है उस ट्रीज के साथ रह के, और उन्हें शेल्टर भी मिलता रहता है। तो वहां पे उन्हें रहने और खाने दोनों के लिए उनका क्या होता है, अवेलेबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स ग्रो करते हैं। जो लीव्स होती हैं जो ट्रीज की शेड करती हैं, ट्विक्स करती हैं, डेड फॉलन जो ब्रांचेस होती है वो पाइल अप हो जाती है किसमें, फॉरेस्ट फ्लोर पे ही गिरती रहती है, वो इकट्ठी होती रहती है, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या हम कह सकते हैं अर्थ फॉर्म इंसेक्ट ग्रो करते हैं। और उन्हें इन्हें डेड ऑर्गेनिक मैटर से फिर वो क्या करते हैं, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या करते हैं, उसके लिए प्लांट्स के लिए क्या प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उन्हें ह्यूमस देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती, सॉइल में फर्टिलिटी बनी रहती है और ग्रो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं ट्रीज। और जिससे जो इंसेक्ट्स और ट्रीज हैं एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं कि एक दूसरे पे वो डिपेंड होते हैं। इस तरीके से हमारी जो ट्रीज है वो किस तरीके से एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। फॉरेस्ट अभी हमने पढ़ा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का नेचुरल हैबिटेट है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं। कौन कौन, कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो ट्री के टॉप्स पे ही रहते हैं, कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो ट्री पे जो फ्रूट्स आते हैं उसे ही वो ईट करते हैं, और जो बर्ड्स होती हैं वो टाइनी इंसेक्ट जो ट्रीज पे रहते हैं उन्हें ही ईट करती हैं। जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है, जो जंगलों के अंडरग्राउंड लेवल होता है, वहां पे कुछ ऐसे एनिमल्स जो लिव करते हैं जैसे टाइगर, डियर, एलिफेंट, वो जंगलों में ही लिव करते हैं। मंकी, स्क्वेरल्स वो पेड़ों पे ही रहते हैं, स्नेक, टोड, रैट्स वो अंडरग्राउंड रहते हैं। वो सारे ये जंगलों में पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ स्पीशीज होती हैं। जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, बोर, जैकल, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट, उन सबको घने जंगलों में रहने की आदत होती है। बच्चों, कुछ ऐसे ब्यूटीफुल कलरफुल बटरफ्लाईज आप देखेंगे, वो वहां पे जो फॉरेस्ट में फ्लावर्स आते हैं उसके ऊपर ही फ्लटर करती रहती हैं। बहुत तरीके की आप आंट स्पीशीज देखेंगे, इंसेक्ट स्पीशीज देखेंगे, वो प्लांट्स की लीफ पे आपको ग्रो करती हुई, लिव करती हुई दिखाई देंगी। और वो क्या करती हैं, जो डिके लीव्स होती हैं जो फॉरेस्ट फ्लोर पे गिर जाती है उससे ही वो कंज्यूम करती हैं, ईट करती हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखा रखी है बर्ड्स इन अ फॉरेस्ट। नेक्स्ट है स्क्विरल की, मंकी, बोर एंड जैकल। बच्चों, जो कुछ ऐसे लार्जर एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर एंड लायंस, वो क्या करते हैं, जो स्मॉलर एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें फीड करते हैं और सर्वाइव करते हैं। स्मॉलर एनिमल्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं और फिर वो ऐसे सर्वाइव करते हैं। इसलिए तरीके से वहां पे एक दूसरे एनिमल्स के ऊपर दूसरे एनिमल्स डिपेंड रहते हैं सर्वाइव करने के लिए, लिव करने के लिए। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे डियर और एलिफेंट्स, वो सिर्फ प्लांट की लीव्स को ही ईट करते हैं।
क्योंकि वो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को मार के उनकी फ्लेश को ईट करते हैं। जो हमने पढ़ा था कि एनिमल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड को ईट करते हैं, हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, उनके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। बच्चों, फॉरेस्ट के तो इतने फायदे होते हैं, इतनी हेल्पफुल है फॉरेस्ट हमारे लिए, तो फॉरेस्ट कैसे खत्म होते जा रहे हैं, कैसे फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बच्चों, जब हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करते हैं या पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को काटते हैं, साफ करते हैं, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। एक ऐसा एरिया जब जहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट था, मतलब जंगल था, बहुत सारे पेड़ थे, फिर हमने उसे क्या कर दिया, उसको क्लियर कर दिया बिल्कुल, उसे हम क्या कह देंगे, डिफॉरेस्टेशन कह देंगे। बच्चों, हम इन ट्रीज को काटते क्यों हैं, क्यों काट रहे हैं, इसका मेन रीजन है इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या का बढ़ना। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे पेड़ों को काटा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जैसे जैसे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जंगलों को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिससे डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों को काटा जाता है, वो हम देखते हैं। यहाँ आपको इमेज गिवन है डिफॉरेस्टेशन की। बच्चों, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा, लोगों को ज्यादा खाना चाहिए होगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज्यादा खाने के लिए ज्यादा खाने को हमें ग्रो करना पड़ेगा, फूड क्रॉप्स को ज्यादा ग्रो करने पड़ेगा। इसके लिए हमें एग्रीकल्चरल लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें एग्रीकल्चरल लैंड को बनाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है, जंगलों को साफ करना पड़ता है। पहला रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन है, बच्चों, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो हमें रहने के लिए घर चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है। उसके लिए हमें क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, वहां पर अपने हाउसेस को बिल्ड करते हैं। थर्ड फैक्टर है, अब हमें चाहिए रोड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी तो होनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं। फोर्थ आता है, फिर हमें काम करने के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए, जॉब चाहिए, तो इसके लिए इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है, तब फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है। फोर्थ फिफ्थ आता है नेक्स्ट, जब आपको क्या होता है, वुड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है, क्योंकि पेपर हमें ज्यादा चाहिए होता है। जब हमें पेपर ज्यादा चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वुड को कट करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं। लास्ट आता है आपका ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। हम एनिमल्स को इतना ओवरग्रेज करवा देते हैं जिसकी वजह से जो हमारे स्मॉलर प्लांट्स होते हैं या सॉइल होती है, इतनी इनफर्टाइल हो जाती है कि जिसके ऊपर कोई नया प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। इसकी वजह से आपकी जो सॉइल है या ट्रीज है खराब हो जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते। बच्चों, जो आपके सारे फैक्टर्स है, आपका ये सारे फैक्टर्स एक ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, घूम फिर के, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जैसे हमारी इंक्रीज पॉपुलेशन का होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो हमारे सारे फैक्टर्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो हमारा पता चल गया कि हमारा जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन है, डिफॉरेस्टेशन है, वो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब हम इसे कैसे रोक सकते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि इसके कारण क्या आते हैं, डिफॉरेस्टेशन के। अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि हम जंगलों को कैसे बचा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा, अभी अपने पूरे चैप्टर में, कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हर एक लिविंग बींग्स के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ कि एनिमल्स के लिए भी कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी कितने इंपॉर्टेंट है। बच्चों, तो फिर हम इन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं? अगर ये डिस्ट्रॉय करेंगे हम इन्हें, तो अगर ये डिसअपियर हो गए तो क्या होगा? तो ये स्टूडेंट्स, हमें एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को फूड और शेल्टर नहीं मिलेगा, हमें वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, अगर हम उन्हें डिसअपियर कर देंगे, उन्हें कट कर देंगे। हमें बच्चों इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाएगा कि हम उस पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बच्चों, हमारी जो सॉइल है वो भी खराब हो जाए, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करने का काम करते हैं, उसको फर्टाइल बनाने का काम करते हैं। अगर हमारे फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, फ्लड आनी स्टार्ट हो जाएगी, बाढ़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। So students, there is a great need to protect the forest, to conserve the forest. तो अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जंगलों को बचाएं। जब हम अपने जंगलों को बचाएंगे, प्रिजर्व करेंगे, उनको मेंटेन करेंगे या प्रिवेंट करेंगे डिप्लीट होने से, खत्म होने से, उसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हम किस तरीके से अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं? फर्स्ट आता है आपका स्टेप एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मीन्स होता है ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को ग्रो करना। बच्चों, जो भी आपको बंजर जमीन दिखती है, बैरन लैंड दिखती है, उसे आप फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दीजिए और वहां पे ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को ग्रो करिए। बच्चों, अफॉरेस्टेशन से ये होगा, आपके उस एरिया का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, वहां पे बारिश भी हुई करेगी, गर्मी भी ज्यादा नहीं हुई करेगी, और आपका बैलेंस का इन्वायरमेंट भी सही रहेगा। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग, मतलब कि आपको क्या करना है, अपने कैटल्स को ज्यादा से ज्यादा ओवरग्रेज नहीं करवाना है, वरना इससे सॉइल फर्टाइल नहीं, उससे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी और आपके ट्रीज ग्रो नहीं करेंगे। थर्ड, आपको ये प्रिकॉशन लेना है कि रेगुलेटेड एंड प्लांट प्लांट कटिंग ऑफ ट्रीज, मतलब कि
हमें बेकार की कटिंग नहीं करनी ट्रीज की, जो सारे डिस्क्रिमिनेट कटिंग होती है ट्रीज की उसे प्रोहिबिट करना चाहिए, मना कर देना चाहिए, एक एक प्रूफ मेथड लाना चाहिए कटिंग का, जिससे कि और पेड़ पौधों को नुकसान ना हो, सॉइल हमारी खराब ना हो। एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर। जो जंगलों में आग लग जाती है उसे बचाना चाहिए। बच्चों कुछ ऐसा नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे थंडर स्टॉर्म आया या बोल्ट फायरिंग होती है, तो जिसकी वजह से हमारे जंगलों में आग लग जाती है। जब ज्यादा तेज हवा चलती है तो पेड़ आपस में टकराते हैं, तो उसकी वजह से भी जंगलों में आग लग जाती है। तो उसके लिए कुछ मैनेजमेंट को एक सेटअप करना चाहिए कि जिससे इन सबको बचाया जा सके। नेक्स्ट आता है प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ फॉरेस्ट। डिमार्केशन का मीन्स होता है कि बाउंड्री बना देना फॉरेस्ट के आसपास की, जिससे कि उसे कंजर्व कर दिया जाए। बच्चों कन्वर्ट कर देना फॉरेस्ट को एक कंजर्व एरिया में, जैसे नेशनल पार्क बना देना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना देना या बायोडाइवर्सिटी पार्क बना देना, जिससे कि वहां पे कटिंग ऑफ ट्रीज को प्रोहिबिट कर दिया जाए, बिल्कुल मना कर दिया जाए कि वहां पे एनिमल्स को कोई नहीं किल करेगा और ट्रीज को कोई नहीं कट करेगा। तो उसे हम डिमार्केशन ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन से बचाना। पॉल्यूशन होगा मतलब कि अगर हवा गंदी होगी, वाटर गंदा होगा, या सॉइल भी पॉल्यूट होगी, तो हमारे ट्री अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। इस तरीके से हमें उनके न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है सेवेंथ आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। हमारे गवर्नमेंट का क्या रोल होता है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज बनाती है जिससे कि हम फॉरेस्ट को बचा सके, उन्होंने प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट को, एज अ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं, जिसके थ्रू वहां पे बिल्कुल प्रोहिबिट रहता है कि कोई भी नेचुरल कटिंग नहीं की जाएगी या एनिमल्स को किल नहीं किया जाएगा। इस तरीके से वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्राई इट आउट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आपको आंसर्स करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। अभी हमने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं फेलिंग ऑफ द ट्रीज इन अ लार्ज स्केल, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, या डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज भी कहते हैं, कि हम लार्ज अमाउंट में ट्रीज को कट करते हैं, उसे गिराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। सेकंड आता है गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन। आपको एक एग्जांपल देना है फूड चेन का। बच्चों एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे ग्रास है, ग्रास इज ईटन बाय द ग्रासहोपर एंड ग्रासहोपर इज ईटन बाय द frog and frog is eaten by a snake and a snake is eaten by an eagle। ये सारा आपका क्या होगा फूड चेन का, कि सबसे पहले घास को ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक एंड स्नेक को ईगल। क्या आपका फूड चेन का एग्जांपल होगा। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। थर्ड है एक्सट्रैक्ट दी ऑड वन। आपको इसमें से ऑड वन सिलेक्ट करना है। या आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो आपको स्ट्राइक करना है, टिक करना है उस पे। कॉटन, लैटेक्स, रबर, पेपर एंड वूल। बच्चों जो कॉटन है, लेटेक्स है, रबड़ है, वूल है, ये सारा क्या है आपका जो रॉ मटेरियल है, जो आप फॉरेस्ट या ट्री से मिलते हैं। मगर जो पेपर है वो वुड पल्प से बनाया जाता है, ये रॉ मटेरियल नहीं है पेपर, ये आपका फिनिश प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, ऑड वन है, इस पे आप मार्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स नाउ सी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मीन्स होता है लेयर अनकल्टिवेटेड लैंड डेंसली कवर्ड विथ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन। फॉरेस्ट एक ऐसी लेयर होती है अनकल्टिवेटेड लैंड की, जो डेंसली कवर रहती है, घनी तरीके से कवर रहती है, किससे, पेड़ पौधों से और भी वेजिटेशन से। सेकंड आता है फूड चेन मींस a chain like system in which organisms are interconnected to each other in such a way that each organism eat the other organism and is be eaten by another one। एक चेन होती है, एक सिस्टम होता है ऑर्गेनिजम्स का, जो एक दूसरे से ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करता है, उसे हम फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट आता है बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी एक पॉपुलेशन होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, किसी भी एरिया में कितने प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उससे वो बायोटिक कम्युनिटी बनती है। नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशन मींस लार्ज स्केल फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। डिफॉरेस्टेशन का मीन्स होता है कि पेड़ों को कट करना, फेल करना, किस लिए, बिकॉज हमें ज्यादा सरफेस ऑफ लैंड चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या अर्बनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है कॉन्फर। कॉन्फर का मीन्स होता है अ ट्री हैविंग कॉनिकल शेप बियरिंग कोन्स एंड निडल लाइक लीव्स। कॉनिफरस ट्रीज कहते हैं हम इसे बच्चों, ये वो ट्रीज होते हैं जिनकी जो शेप होती है कोनिकल शेप होती है, और इनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, निडल लाइक लीव्स होती हैं और कोन शेप की होती हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स समिंग अप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है फॉरेस्ट और इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट हमारे इम्पोर्टेंट
रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जो अनलिमिटेड होता है। बच्चों जितने ज़्यादा हम फॉरेस्ट को उगाएँगे उतने पास हमारे पास उसकी अमाउंट होगी, क्वांटिटी होगी। तो ये हमारे रिन्यूएबल होता है जिसे हम दोबारा रिप्लेनिश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिया हैज़ अ वेल्थ ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द कंट्री। इंडिया में बच्चों हमारे 25% जो जियोग्राफिकल एरिया वो कवर्ड है फॉरेस्ट से। तो हमारे इंडिया में इतने फॉरेस्ट एरिया कवर है। फॉरेस्ट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू मैनकाइंड। फॉरेस्ट हमें कितने ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाती है। वी गेट फूड फ्रॉम फॉरेस्ट ट्रीज लाइक एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, कोकोनट, पीस एक्सेट्रा। हमें फॉरेस्ट से फल मिलते हैं। कुछ ट्रीज जो होते हैं हमें एप्पल, मैंगो, ऑरेंज इस तरीके से फल देते हैं। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, सिर्फ लिविंग फैक्टर ही डिपेंड नहीं करते बच्चों। अबायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग फैक्टर भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं उतने ज्यादा आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है मेंटेन रहता है, बिल्कुल बैलेंस में रहता है। नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशन एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स कॉज ग्रेट डिस्टर्बेंस एंड हैव अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर। बच्चों अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो इससे आप क्या कर रहे हैं, एनिमल को किल भी कर रहे हैं। इससे आपका इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और ये वो पूरा हमारा नेचर अपसेट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम। अब हम करते हैं एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। इसमें आपको ओएमआर शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, उसे सर्कल करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दी सर्कल्स, इट शुड बी डार्कन कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली। आपको करेक्ट मेथड शो कर रखा है, इस तरीके से आप सर्कल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका फॉरेस्ट कंटेन। बच्चों जो फॉरेस्ट है उसमें क्या क्या होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, ट्रीज भी होते हैं। सो डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड, डिकम्पोजर्स एक्ट अपॉन। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो किस पे एक्ट करते हैं बच्चों, वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे एक्ट करते हैं। वो डेड ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, ग्रीन प्लांट्स आर। बच्चों जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो और ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ईट करे जाते हैं। सो ए इज द राइट आंसर, प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट आता है फोर्थ, द अंडर स्टोरी इज फॉर्म्ड बाय। जो अंडर स्टोरी प्लांट होती है वो कैसे फॉर्म होते हैं, किसके द्वारा फॉर्म होते हैं, शब्स के द्वारा। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज अबाउट। हमारे इंडिया में टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना कवर हुआ है, 25%। सो ए इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है बी, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिलअप्स करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है एनिमल्स हेल्प प्लांट इन द डिश ऑफ फ्लावर्स। बच्चों एनिमल्स किस में हेल्प करते हैं प्लांट्स की, डिस्पर्जल्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का डिस्पर्जल करने में, या पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स भी कह सकते हैं। तो हम फर्स्ट में फिल करेंगे पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। सेकेंड है डैश गैस इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। और कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड है डैश एंड डैश आर टू मेजर थ्रेट टू फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को किन चीजों से खतरा है, या उसके लिए कौन सी चीज खतरनाक है। एक तो ओवर पॉपुलेशन और नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग। तो थर्ड में हम फिल करेंगे ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर ग्रेजिंग। फोर्थ है लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्री सैपलिंग इज कॉल्ड। जब हम बहुत सारे ट्रीज को ग्रो करते हैं, उन्हें प्लांट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन। फिफ्थ है द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट इज। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। फिफ्थ में हम फिल करेंगे कैनोपी, जो ग्राउंड के लिए रूफ का काम करते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है सी, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स वन। बच्चों आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, जो आपकी सही स्टेटमेंट है वहां पे आप ट्रू लिखेंगे टी, जो आपकी गलत स्टेटमेंट है वहां पे आप फॉल्स लिखेंगे एफ।
तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट यानी जंगलों को डिस्ट्रॉय कर देता है। यस, इट इज ट्रू। बैक्टीरिया एंड फंगाई आर डिकम्पोजर। बैक्टीरिया और फंगाई डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। यस, इट इज ट्रू। अ फूड चेन हैज मैनी इंटरकनेक्टेड फूड वाटर्स। बट इसमें इन्होंने क्या रखा, फूड वाटर्स नहीं आएगा, यहाँ पे फूड वेब आएगा, सो इट इज फॉल्स। फॉरेस्ट रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, एयर पॉल्यूशन कम हो जाता है। इट इज ट्रू। एनिमल्स हेल्प प्लांट इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट की हेल्प करते हैं पॉलिनेशन करने में और सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, सीड डिस्पर्सल में। सो इट इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स, आपने अपने ट्रू एंड फॉल्स कर लिए हैं। इसी तरीके से आप अपनी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे। गुड बाय। थैंक यू।